नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में मोर्चेबंदी को लेकर अहम चर्चा हुई। पिछले दिनों खड़गे ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी। बता दें कि उससे पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस से 2024 में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद करने की अपील भी की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 6 महीने बाद दिल्ली दौरे पर हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार लगातार कल की बात कर ले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो, आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कि हम अखिलेश यादव की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, लगातार ये एक दल को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए जो विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को हराने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। कि साफ तौर से देखा जाए कि नीतीश कुमार जी दिल्ली दौरे पर आज उनका जो मुलाकात होगी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होगी। क्योंकि लगभग 4 दिन का यह दौरा है नीतीश कुमार जी का, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको लेकर विपक्ष एकजुट कितना हो रही है और बीजेपी को हराना, इसको मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार जी दिल्ली दौरे पे हैं। और साफ तौर से बाकी अन्य सीपीआई की बात कर लें, सीपीएम की बात कर लें, जो अन्य जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात करें, सबसे मुलाकात लगातार नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा ये एकजुट विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी को विरोध में हरदम खड़ी रहेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो दौरा है लगातार विपक्ष के सारे संयोजक, सारे पदाधिकारी, सभी लोगों से मुलाकात कर रही है। साफ तौर से बात कर लिया जाए कि जो लोकसभा चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि बीजेपी जो विकास के मुद्दे या विकास के दावे किए जा रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं खरा उतरेगी। लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा विपक्ष उसको लेकर कितने मजबूत है ये देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि शुरू से ही हमारा स्टैंड साफ है कि गठबंधन चुनाव के बाद किया जाएगा। चुनाव के आसपास ही तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन का हिस्सा होगी। अच्छी बात है। ये प्रयास वो कई बार पहले कर चुके हैं। देखिए, इस बात को स्पष्ट मैं पहले भी कर चुका हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। विपक्ष एकजुट हो जाए यह असंभव है। वैसे भी विपक्षी एकता अपने में एक बहुत बड़ा भ्रम है भाई। आज की तारीख में किसी विषय पर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए यह हुआ नहीं है। 2014 में भी इन लोगों ने करने का प्रयास किया, 19 में भी करने का प्रयास किया, पुनः ये 24 में भी करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये होगा नहीं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तो ये असंभव है भैया। हम बार बार कह चुके हैं कि कई ऐसे वरिष्ठ बड़े नेता हैं विपक्ष में जिनकी पार्टी बड़ी है, जिनका दल बड़ा है। ऐसे में कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता माने, ये होगा नहीं। और दूसरा, किस मॉडल के साथ वो जा रहे हैं। उधर मधेपुरा में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध हो रहा है, जिसके चलते बीएन मंडल चौक पर दर्जनों स्टेट एसटीईटी पास अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध करते हुए सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप भी लगाया। 2019 में ही एसटीटी हुआ और सीट के बराबर क्या कहते हैं रिजल्ट दिया गया। एक तरफ विजय चौधरी उस समय में शिक्षा मंत्री थे तो बोल रहे थे कि जितना सीट है उसके मुताबिक ही रिजल्ट दिया गया है, जो लोग क्वालिफाई हैं उन लोगों की नौकरी पक्की है। बाद में फिर 80,000 सीट कहां से आ गया? 80,000 अभ्यर्थियों को क्यों पास किया गया? आज 2015 से लेकर के नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थी बन चुके हैं शिक्षक है पहले से, उन्हें योग्य नहीं मानते हैं। सबसे सोचनीय बात है कि जब आप मुख्यमंत्री है उसकी बहाली आपने की है और उसे योग्य शिक्षक नहीं मानते हैं। जब आपने
19 में STT की बहाली ली, परीक्षा ली, 2 बार कैंसिल करके तीसरी बार आप ऑनलाइन परीक्षा ली। उन अभ्यर्थियों को नौकरी का इंतजार कर रहा था और आप उसे अचानक एक नया नियमावली ला करके, जो काला अधिनियम है, निश्चित रूप से ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे नीतीश कुमार को हर हाल में वापस लेना होगा, अभ्यर्थियों को नौकरी देना होगा। उधर भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कृषि मंत्री मौजूद रहे। मंच से संबोधन के दौरान कृषि मंत्री ने 9000 नौकरी देने की घोषणा कर दी, जिस पर पलटवार करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि नौकरी करके किसी का नौकर बनने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनो। नौकर बनकर जिंदगी मत काटो, अपने हुनर को पूरे देश के बीच रखो ताकि तुम्हारी अलग पहचान बने, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे। उधर मधुबनी को कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष के लिए 4 और निदेशक के 7 पद के लिए 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 2 पद निदेशक निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अनुमंडल कार्यालय में बने मतदान केंद्र पर बोर्ड डाले जाएंगे। इसको लेकर सदर एसडीएम ने बताया कि किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभी पदों के लिए मतदान जो है सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गया है और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से प्रक्रिया प्रारंभ कराई जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी प्रारंभ कर दी थी। फोर्स और मजिस्ट्रेट पर्याप्त मात्रा में रिक्रूट करवा लिया गया था और जितने भी मतदान के अन्य कर्मी हैं वो भी हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पर मुस्तैद हैं और शाम 4:30 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और उसके तुरंत बाद फिर काउंटिंग शुरू होगी। उधर कटिहार में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती समारोह का बीजेपी कार्यालय में आयोजन किया गया। इसके साथ ही बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। वहीं इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। वहीं समारोह में एमएलसी सह बीजेपी नेता अशोक अग्रवाल, मेयर उषा अग्रवाल, प्राणपुर विधायक निशा सिंह, कोड़ा विधायक कविता पासवान के साथ कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांगठनिक और राजनीतिक इतिहास में पहली बार महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने का काम किया है। यह जयंती इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी समता मूलक समाज के निर्माण में और समृद्ध समाज के निर्माण में विश्वास रखती है और हम समाज के जो अति पिछड़े व्यक्ति हैं उनको पार्टी में अधिकाधिक कैसे जोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कटिहार जिला अति पिछड़ा बहुल जिला है और यहाँ अति पिछड़े के जो 20-25 प्रकार के जो जातियां और उपजातियां हैं उन सारे लोगों के प्रमुख लोग आज पार्टी में स्वयं शामिल हो रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है जमीनी स्तर पे और घर घर मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रही है। इसमें आज हमारे जो कटिहार में पिछड़ा बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी स्वयं में ज्वाइन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। इससे भारतीय जनता पार्टी कटिहार में मजबूत होगी और अति पिछड़ा समाज में हम काम करने का ज्यादा अवसर मिलेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उनकी जयंती पर जो हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ की है। इससे भारत में आम तौर पर समाज के कमजोर तबके में इस सरकार के प्रति एक बड़ा विश्वास जागा है। उधर मधेपुरा के मुरलीगंज अंचल कार्यालय पर सीपीआई के बैनर तले भूमिहीन पर्चाधारियों ने जमीन पर कब्जा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि भूमि सुधार उप समाहर्ताओं ने मुरलीगंज अंचल कार्यालय में शिविर आयोजित करने की बात भी कही थी, जिसमें भूमिहीनों पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने पर बात होनी थी, लेकिन डीसीएलआर की देरी से पहुंचने पर आक्रोशित लोग प्रदर्शन करने लगे। सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर ने बताया कि सरकार भूमिहीनों को जमीन देने और पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर कई आदेश दिए गए, लेकिन अधिकारी संवेदनहीन बने हैं। श्री आलोक मेहता जी ने ऐलान किया है कि सर्वेक्षण करके तमाम भूमिहीनों को पर्चा दिया जाए, लेकिन सरकार के आदेश को ये निचला पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अनसुनी कर रहा है
और जब सरकार के आदेश को भी अनसुनी करेगा तो उस स्थिति में आम आवाम के पास आंदोलन के सिवा कोई दूसरा हथियार नहीं रहेगा और वह आंदोलन उग्र होगा तो फिर इस अंचलाधिकारी की खैर नहीं होगी। बहुत सारे 23 मार्च को मैं मुरली ब्लॉक आया तो यहाँ काफी लोग जुटे हुए थे। लोगों की शिकायत थी कि उन्हें वो भूमि उनके पास भूमि नहीं है, तो मैंने उन सबकी समस्या सुनने के लिए आवेदन के साथ आज बुलाया था। तो वही सभी लोग आए हुए अपने आवेदन के साथ, उनके पास भूमि नहीं है, विशेषकर वही लोग हैं क्या भूमि से जुड़ी किसी की समस्या है तो सबसे। उधर खगड़िया में उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर आंदोलन और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता केंद्रीय संयोजक सुभाष चंद्र जोशी ने की। वहीं प्रदर्शन का संचालन केंद्रीय सह संयोजक उमेश ठाकुर ने किया। इसी के साथ सुभाष चंद्र जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुंगेर खगड़िया रेल सह सड़क पुल को शुरू ही आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन इस पुल का पूरा फायदा अब तक रेल मंत्रालय को नहीं मिला है, जिसके कारण जनता भी इस पुल का फायदा नहीं उठा पा रही है। क्योंकि बहुत बार आंदोलनों के माध्यम से इनके अलावे भी कई सवाल हैं, इनके माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आगे का कार्यक्रम 25 अप्रैल को हम यहाँ चक्का जाम का कार्यक्रम करेंगे खगड़िया स्टेशन पर। उसके पहले जिला पदाधिकारी यहाँ प्रदर्शन है 2 बजे दिन तक और उसके बाद जो है हम लोग 3 बजे के बाद जो है खगड़िया स्टेशन को घेरने का काम करेंगे। उधर राजधानी पटना में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आलमगंज थाना क्षेत्र में एक हिंदू ने कुछ क्रिश्चियन लोगों को अपने घर खाने पर बुलाया, जहां से लोगों को पता चला कि एक घर में हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, जिसके बाद मामला थाने में पहुंच गया। जब मामले में थाना प्रभारी और मेयर के बेटे से पूछा गया तो वो इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते नजर आए, क्योंकि धर्म परिवर्तन का खेल जहां खेला जा रहा था वह मेयर और वार्ड पार्षद सीता साहू का इलाका और घर है। सिक्योर वैल्यू जो कैश महान है उसके लोग आए थे यहाँ पे डंका इमली के पास ICICI बैंक से पैसा लेने। उसके सारे स्टाफ और जो गनर थे चले गए बैंक में पैसा लाने और ड्राइवर रह गए थे। उनके द्वारा बताया कि उसमें 1,47 लाख रुपए के आसपास था। उसके जब वापस आए तो ड्राइवर और जो उसमें कैश था और गाड़ी सहित गायब पाए गए। फिर सूचना मिली, हम लोग GPS के आधार पर कुछ लोकेट किए, गाड़ी तो मिल गई है, बाकी प्राथमिकी दर्ज की गई, आगे जांच हो रही है। मामला तो एक शिशुपाल का लड़का है अपना पटन देवी मंदिर का, उसको बाल बच्चा नहीं होता था, उसी में कुछ प्रीचर लोग को बुलाया गया था और उसी गलत फहमी में फैमिली के गलत फहमी में कुछ घटनाएं हुई जो हम लोग थाना पे आए तो फिर सहमति बना और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था वो दूर हो गया तो फिर सबके बीच में सुलहनामा हो गया। उधर बिहार के औरंगाबाद में कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार और मैनेजर हेमंत रोजन के नेतृत्व में ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट, ICU और नशा मुक्ति केंद्र में बने कोरोना वार्ड का जायजा लिया गया। कोविड के लेकर हमारे यहाँ 2 तरह के प्लांट है, एक 1000 LPM का प्लांट है, एक 200 LPM का प्लांट है और यहाँ से सभी 100 बेडों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मुख्य रूप से हमारा ICU जो है वेंटिलेटर से लेकर 4 बेड है और इसमें सारी सुविधाएं हैं जो कोविड पेशेंट को दी जाए। पिछली बार भी हम लोग कोविड का जो महामारी आया था उसके लिए हम लोग काफ़ी तत्पर होकर इस ICU को चालू किए और काफ़ी मरीज ठीक होकर गए यहाँ से। हीट वेव के लिए हम लोगों ने अभी तक 20 बेड यहाँ पर जो डेडिकेटेड होता है वो हम लोगों ने 20 बेड यहाँ पर बना रखा है, इंक्लूडिंग ICU भी हमारा है और बाकी सारे हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी हैं। अभी जैसा आपको बताया भी गया होगा कि एक 1200 लीटर का भी एक प्लांट है और एक 1000 लीटर का भी LPM का भी प्लांट हमारे पास है जो सेंट्रलाइज्ड किया हुआ है और हमारे 100 बेड पर उसकी सप्लाई है। और इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी है, इमरजेंसी में बाय द वे अगर कोई फेलियर हो तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी सफिशिएंट मात्रा में है और इसके अलावा हमारे पास गैस सिलेंडर भी है ऑक्सीजन का, वो भी हम लोग सभी जगह पूरे वार्ड में सप्लाई किए हुए। उधर औरंगाबाद के सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर उदय प्रकाश हड्डी और नस रोग के विशेषज्ञ हैं।
अस्पताल में उनकी 2 दिन ही ड्यूटी होती है, लेकिन मरीज उनसे इलाज कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कम संसाधनों के बावजूद डॉक्टर उदय प्रकाश बेहतर सेवा दे रहे हैं। यही कारण है कि मरीज रात 11 बजे भी डॉक्टर से इलाज कराने के लिए इंतजार करने के लिए खड़े रहते हैं। कब से दिखा रही हैं? वो अगले सप्ताह हम दिखाए थे। दिखाने से कोई फायदा? जी, तो रविवार के दिखाए थे तो दवाई खाए तो ठीक है, तो फिर दोबारा बार आए हैं। में ड्यूटी ऐसा ही मिला हुआ है, 2 दिन मिलता है, आज से लेकर कल 2 बजे तक, लेकिन काफ़ी भीड़ रहती है। और चूँकि मैं हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, पेशेंट को ठीक भी हो रहा है तो फिर भीड़ आ जाती है। उधर भागलपुर के नाथनगढ़ थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गांव के दर्जन भर से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। साथ ही घरों में रखा सामान, अनाज, कागजात, रुपए, ट्रैक्टर सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी विकराल थी कि ग्रामीण भी आग बुझा नहीं पाए, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के कारण अब लोगों के पास रहने तक के लिए घर नहीं बचे हैं, जिससे लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर सीतामढ़ी जिले में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक 4 घरों में आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की घटना में एक मासूम भी झुलस गया, जिससे उसकी स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लोग काफी चिंतित हैं। उधर रोहतास के चुटिया थाना क्षेत्र में बीईओ के समर्थकों ने एक शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें शिक्षक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। घायल शिक्षक के मुताबिक उनके पास से बीईओ के रिश्वत मांगने का ऑडियो था, जिसे डिलीट करने को लेकर बीईओ उन पर लगातार दबाव बना रहा था, जिसके चलते उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पीड़ित इस समय अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र में आग ने एक बार फिर तांडव दिखाया है। बता दें कि उत्तरी करीमुल्ला पूर्व पंचायत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपनी चपेट में तकरीबन 20 घरों को ले लिया। आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग में 15 परिवार के 20 घर आग की चपेट में आ गए और घर में रखा सामान जैसे अनाज, कपड़े सहित जमीन के कागजात जलकर खाक हो गए। घटना के बाद प्रभारी अंचल निरीक्षक मनोज कुमार ठाकुर घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को पॉलिथीन सहित मुआवजे की राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। 3:30 बजे आग लगने के कारण पूरे घर का जो है सामान जल गया है। कोई चीज़ सामान जो है बचा नहीं पाए हैं। अब सारे जो है घर का एक भी सामान नहीं बचा पाए हैं। उनमें से जो है पैसा भी थे, पहनने का कपड़ा भी थे, उनमें से जो है सब मतलब घर के जितने भी सारे सामान हैं, सारे सामान जल करके रखा हो गया है। अहमदाबाद प्रखंड के उत्तरी करीमुल्ला पंचायत के वार्ड नंबर 7 और 8 में आज करीब 3 बजे के आसपास 3:30 बजे आग जो है लगी है, जिसमें 15 से 20 परिवार का घर जल गया है और खाना बनाने के दौरान जो है आग लगी है। लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं और उन्होंने अपना साहस का परिचय देते हुए काफ़ी मेहनत करके आग पर जो है काबू पा लिया। और इसी के साथ बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।